हम लोग कुछ देर इंतज़ार कर लेते हैं और लोगों के जुड़ने का, और फिर हम लोग अपना ये लाइव डिस्कशन शुरू करेंगे। नमस्कार वरुण जी, नमस्कार विपिन जी, आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम एकत्रित हुए हैं प्रकृति और हमारा उससे जुड़ाव के बारे में चर्चा करने के लिए। मैं कोशिश करती हूँ रोशनी का। क्या अब बेटर है लाइट अब? नमस्कार, धन्यवाद आप सबका इस लाइव चर्चा में जुड़ने के लिए। आज हम सब एकत्रित हुए यहाँ पे प्रकृति और उससे जुड़ाव के बारे में चर्चा करने के लिए। आज हम लोग सब कोरोना वायरस से उत्पन्न हुए स्थिति का डटकर हम लोग सामना कर रहे हैं। ये आज काफ़ी विशेषज्ञ, डॉक्टर, काफ़ी लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अमूमन सब लोग का ध्यान इम्यूनिटी, जिसे हम रोग प्रतिरोधक शक्ति या रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं, उस पर जा रहा है। जो भी हमारे फॉरवर्ड्स हम देख रहे हैं या लोग जो चर्चा कर रहे हैं, वो सब घूम फिर के इम्यूनिटी पे जाता है। इम्यूनिटी के पीछे विज्ञान है। हम में से काफ़ी लोगों ने उसके बारे पढ़ा होगा। काफ़ी इसके बारे लिखा हुआ है, काफ़ी इस पे चर्चा भी होती है। मेरे ख्याल से जो एक चीज़ जिस पर हमें गौर करना चाहिए वो ये है कि इम्यूनिटी एक परिणाम है। परिणाम किस चीज़ का? परिणाम हम जो खाते हैं, हम जो सोचते हैं, हम जो पीते हैं, हम जो जैसे रहते हैं, हम जो जिस तरह से उठते हैं, बैठते हैं, हम जो हवा में सांस ले रहे हैं, जो सुगंध ले रहे हैं, ये सब का परिणाम है इम्यूनिटी।
इम्यूनिटी जिसे हम रोग प्रतिरोधक शक्ति भी कहते हैं, ये सिर्फ कोई एक घंटे का जिम या 1 घंटे का योगा या 1 घंटे का काढ़ा या एक साग या एक सब्जी नहीं है। हालांकि इन सब का भी योगदान है, पर हमें इसके पीछे के मूल को समझना होगा। इसके मूल में ये सब कुछ है। जो भी हम अपने दिन में कर रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, सिर्फ कर नहीं रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो सब कुछ हमारे इम्यूनिटी को अफेक्ट कर रहा है। ये सब क्या है जो हम खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो पहन रहे हैं, जो हम अपने शरीर पे लगा रहे हैं, ये सब घूम फिर के ये बात आती है, ये सब का संबंध प्रकृति से है। अगर आप गौर करें तो इन सब के पीछे, इन सब के मूल में प्रकृति है। उदाहरण के लिए, अगर आप आज से 30, 40, 50 वर्ष पूर्व की बात हम करते हैं, जब मनुष्य प्रकृति से ज़्यादा जुड़ा हुआ था, जब वो प्रकृति को ज़्यादा समझता था, जब उसकी प्रकृति के विपरीत की यात्रा शुरू नहीं हुई थी या कम हुई थी, तब अगर आप ध्यान दें तो गेहूं की खेती बिल्कुल ना के बराबर होती थी पर बहुत कम होती थी। ये 1960-1970 के पहले की बात है। जैसे जैसे मनुष्य प्रकृति से दूर होता गया, उसके विपरीत की यात्रा शुरू कर दी मनुष्य ने, तब से हमने अपने भोजन में गेहूं को एक बहुत प्रमुख स्थान दे दिया। क्यों 1960-1970 के पहले गेहूं हमारे भोजन का हिस्सा ऑलमोस्ट ना के बराबर था, या जैसा मुझे शोध करके पता चला कि लोग बहुत कुछ ऐसे विशेष मौके पर उसको खाते थे, जैसे घर में कोई विशेष अतिथि आया हो या ठेकुआ में खाते थे, लेकिन प्रतिदिन उसको कभी नहीं खाया जाता था, या जिस तरह से हम आज खाते हैं उस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं उसको खाया जाता था। उस समय, अगर हम उस समय की बात करें तो मनुष्य क्योंकि प्रकृति से ज़्यादा जुड़ा हुआ था, उसको ये समझदारी थी कि गेहूं आसान नहीं है पचाना। वो जानता था कि गेहूं खाने पे उसके शरीर के लिए, उसके मेंटल हेल्थ, उसके फिज़िकल हेल्थ, उसके स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो वो उसको लिमिटेड खाता था, या बिल्कुल ना खाता था, या बिल्कुल लिमिटेड खाता था। जैसे जैसे हम दूर होते गए, हमारी समझदारी शायद कम होते गई, ज्ञान बिल्कुल बढ़ा, हमने साइंस पढ़ा, हमने टेक्नोलॉजी सीखा, पर शायद कहीं ना कहीं वो समझदारी जो प्रकृति से जुड़कर हमारे पास थी, वो हमारी थोड़ी शायद कम होते गई। और अब ये नतीजा है कि हम आज सुबह से शाम चारों जो हमारे मील्स हैं वो सिर्फ गेहूं के होते हैं। हम सुबह के चाय के साथ शुरू करते हैं गेहूं खाना, और रात को हम पिज़्ज़ा, पास्ता जो भी खाते हैं, चाहे वो समोसा हो, चाहे वो रोटी हो, चाहे पूरी हो, चाहे पराठा हो, आज हम सब सिर्फ गेहूं का ही खाते हैं। इसका एक प्रमुख, जो जैसा मैंने कहा कि मनुष्य जब प्रकृति से ज़्यादा जुड़ा हुआ था, वो जानता था कि गेहूं आसान नहीं है शरीर के लिए पचाना, इसलिए वो उसको सीमित रखता था। इनफैक्ट काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि 3-4 टाइम चावल ही खाया जाता था, और कभी कभार मकई, जौ, ये सब भी खाया जाता था, मरुआ, ये सब कभी कभार खाया जाता था। आज हमारे पास ज्ञान है, आज हमारे पास साइंस है जो हमें बता रहा है कि गेहूं में जो प्रोटीन है, ग्लूटेन जिसे हम कहते हैं, जिसमें ग्लियाडिन और ग्लूटेनिन होता है, जो हमारे शरीर में क्योंकि पचाना उसको आसान नहीं है, तो वो जब वो पूरी अच्छे तरह से नहीं पच रहा है, तो वो एक मॉर्फिन लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ग्लूटियोमॉर्फिन, ग्लैडियोमॉर्फिन बनता है। मॉर्फिन एक नशीला पदार्थ है, तो वो ऑब्वियसली हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, और हम जिस मात्रा में उसको आज खा रहे हैं, आप ये सोचिए कि हम
सुबह से शाम तक अपने शरीर में मॉर्फिन डाल रहे हैं, और वो भी इतनी ज़्यादा मात्रा में। और 1970 के बाद, 1960-70 के बाद तो वो जो गेहूँ था, जो हमारा देसी गेहूँ था, वो तो इनफैक्ट रिप्लेस हो गया, क्योंकि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया, हमने यूएस से एड लिया था, फूड एड लिया था, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाई हो गया, जिसमें ग्लूटेन की मात्रा और ज़्यादा है। वो प्राकृतिक नहीं है। वो गेहूँ जो आज हम खाते हैं वो तो प्राकृतिक भी नहीं है, वो अप्राकृतिक है, और उसमें ग्लूटेन की मात्रा और बढ़ गई है। तो जिस कारण से मनुष्य प्रकृति को समझकर उसको नहीं खाता था, आज वो कारण भी बढ़ गया, उसमें टॉक्सिक जीन आ गया है, तो भी हम आज उसको सुबह से शाम तक खा रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं, और हम खुश हो रहे हैं कि हम विकसित हो रहे हैं, ये विकास हो रहा है, क्योंकि हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं, क्योंकि हम पास्ता खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, केक खा रहे हैं, पेस्ट्री खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, बन खा रहे हैं। आज आप किसी को बोलिए कि भात दाल खाना है तो वो आपको अविकसित समझेगा। आज आप किसी को बोलिए कि नूडल्स खाना है या पास्ता खाना है तो आपको वो विकसित समझेगा। ये हमने अपनी परिभाषाएं खुद गढ़ी, और हम जितना प्रकृति से दूर होते गए, हमने उतनी इन परिभाषाओं को विकृत हमने किया, और आज शायद हम इसी विकृति का परिणाम है कि हम लोग सब कह रहे हैं कि इम्यूनिटी होना चाहिए, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए, हमारी शक्ति होनी चाहिए, तभी हम इसका सामना कर पाएंगे। पर ये हम नहीं समझ पा रहे हैं कि इसके मूल में प्रकृति है। हमें वो प्रकृति को समझना होगा, हमें जानना होगा कि वो क्या कारण था कि हमारे पूर्वज ऐसा करते थे, या जो भी वो उनका दिनचर्या था, या खाने का तरीका था, या उनके हाथ से खाने का तरीका था, पालथी मार के खाने का तरीका था, या सोने का तरीका था, सोने का समय था, उठने का समय था, ये सब क्यों था। ये अच्छी बात है कि आज हम सब इस इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, पर मेरे ख्याल से इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि हम इसके मूल में जाएं और समझें कि इम्यूनिटी कोई एक आफ्टर थॉट नहीं हो सकता है, कोई 1 घंटे का चीज़ नहीं हो सकता है कि हम, या एक काढ़ा नहीं हो सकता है कि हम एक काढ़ा पी लें और हमारी इम्यूनिटी हो जाए। अगर हम दिन भर ग्लूटियोमॉर्फिन और ग्लैडियोमॉर्फिन अपने शरीर को दे रहे हैं तो वो शरीर वो एक काढ़ा से बेचारा क्या कर पाएगा। हमें समझना होगा कि हम क्या कर रहे हैं अपने साथ, अपने बच्चों के साथ, आने वाली पीढ़ियों के साथ। क्योंकि एक चीज़ होती है जिसके बारे में मैं संक्षिप्त में बात करती हूँ यहाँ पे, उसे कहते हैं हम एपिजेनेटिक्स। जो हम आज खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो सब एक तरह से एक सॉफ्टवेयर हमारे एपिजेनेटिक्स बनता है, जो हम अपने अगली पीढ़ी को देते हैं। और शायद यही एपिजेनेटिक्स है जो कि हमें जो मिला है, हमारे पूर्वजों से मिला है, शायद इस वजह से हम इस स्थिति का बेहतर सामना कर पा रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे देश में हम इससे बेहतर लड़ाई कर पा रहे हैं। तो हमें इसके मूल में ये समय है जब हम इसके मूल में जाएं, हम समझें कि क्या हुआ। 1960-1970 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, वाइट रेवोल्यूशन आया। हम लोग इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में मैंने थोड़ी चर्चा भी की। मैंने अभी गेहूं के बारे में चर्चा की कि कैसे उसने जो गेहूं हम कभी नहीं खाते थे, जो देसी गेहूं था जिसमें ग्लूटेन की मात्रा कम थी, वो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसने उस ग्लूटेन को उस गेहूं को अप्राकृतिक बनाया, ग्लूटेन की मात्रा बढ़ाई, तब भी हम उसे अब दिन भर खाते हैं और सबको खिलाते भी हैं। और वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिना उसके हमारा एक भी भोजन नहीं हो पाएगा। फिर वाइट रेवोल्यूशन आया जिसने दूध के साथ वही किया जो ग्रीन रेवोल्यूशन ने गेहूं के साथ किया, जो कि हमारी जो देसी गायें थी उसमें A2 बीटा केजीन प्रोटीन होता था, जो मनुष्य के पचाने लायक है, जो मनुष्य पचा सकता है, जो मनुष्य के लिए वरदान है। लेकिन हम लोग वाइट रेवोल्यूशन में
जर्सी इत्यादि को लाए और हाइब्रिड किए, और फिर उसमें हालांकि ऐसा मानना है लोगों का कि जर्सी इत्यादि गाय नहीं है, वो एक जानवर है जो गाय की तरह दिखती है। उसमें उसका जो मिल्क में जो प्रोटीन है, उसके मिल्क में जो प्रोटीन है वो मनुष्य के लिए बना ही नहीं है, जिसे हम A1 बीटा कैज़ीन कहते हैं। इस पे काफ़ी रिसर्च हुआ है, भारत में भी रिसर्च हुआ है, ये सब नेट पे भी अवेलेबल है। ये A1 बीटा कैज़ीन मनुष्य के लिए नहीं बना है। इनफैक्ट ये मनुष्य के लिए टॉक्सिक है, जहर है, पॉइजन है, जैसे रैट पॉइजन होता है। इसे हमें समझना होगा, हम इसे हल्के में नहीं ले सकते हैं। ये मनुष्य के लिए बिल्कुल नहीं बना है। हम इसे भी सुबह से रात तक अपने भोजन का हिस्सा बनाए हुए हैं। और लोग जुड़ते जा रहे हैं, सबको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। जैसे मैं बात कर रही हूँ, हम लोग प्रकृति और उससे दुराव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभी मैंने शुरुआत में मैंने इम्यूनिटी की बात की। मैंने ये स्थापित करने की कोशिश की कि कैसे इम्यूनिटी वो सब चीज़ का परिणाम है जो हम सुबह से रात तक कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, जो सूंघ रहे हैं, वो सब कुछ जो हम अपने शरीर पे लगा रहे हैं, वो सब कुछ का परिणाम है इम्यूनिटी। वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इम्यूनिटी बहुत बहुत सरल चीज़ है। इम्यूनिटी हमने उसको बहुत बड़ा बना दिया है। वो बहुत सरल है, वो प्राकृतिक है। उससे प्राकृतिक कुछ हो ही नहीं सकता। आप जितना प्रकृति से जुड़ेंगे उतना इम्यूनिटी तो खुद ब खुद होता है, उसको कुछ बनाना नहीं पड़ता है। वो आप प्रकृति के साथ जुड़ जाइए, प्रकृति के में बिल्कुल समाहित हो जाइए, तो इम्यूनिटी कोई अलग से वो मास्क नहीं है जो हमें लगाने की ज़रूरत है। वो तो खुद ब खुद हो जाता है, वो इतना प्राकृतिक है। मैंने गेहूं के बारे चर्चा किया कि कैसे गेहूं जो नहीं खाया जाता था 1960-1970 के पहले, जो बहुत कम खाया जाता था या नहीं के बराबर खाया जाता था, जो हमारे दिनचर्या का हिस्सा नहीं होता था, वो कैसे जेनेटिकली मॉडिफाई होने के बाद, इसका मतलब कि अप्राकृतिक होने के बाद, वो आज हमारे पूरे दिन का हिस्सा है। सुबह से लेकर रात तक हम उसके बिना कोई भी अपना भोजन नहीं करते हैं। सिर्फ अपना ही नहीं, अपने बच्चों का भी हम नहीं करते हैं। हम पूरे दिन सिर्फ गेहूँ खाते हैं। उसके बाद मैंने नमस्कार पंकज जी। जी हाँ, हम लोग फूड की बात कर रहे हैं। हम लोग प्रकृति से शुरू करके हम लोग भोजन पर आए हैं। भोजन भी भोजन भी प्राकृतिक है। प्राकृतिक जितना वो अप्राकृतिक होगा उतना वो हमारे लिए नुकसान करेगा। भोजन को भी हमें प्रकृति के संदर्भ में समझना होगा। प्रणाम निरंजन जी, प्रणाम ऋषिराज जी, प्रणाम पिंटू जी, प्रणाम गोपाल जी। हम दूध की चर्चा कर रहे थे। हमने कहा कि कैसे वाइट रेवोल्यूशन आया, जिसके बारे हमने किताबों में पढ़ा कि ये बहुत ही बढ़िया था और इससे कितना फ़ायदा हुआ इत्यादि इत्यादि। हालांकि हमें अब समझना होगा कि वो हमारे लिए कितना नुकसानदायक था। जो हमारे पूर्वजों की समझदारी थी, क्योंकि वो प्रकृति से जुड़े हुए थे, उनकी समझदारी थी, तो वो जानते थे कि दूध देसी गाय, वो देसी गाय की रक्षा करते थे। गोत्र गाय से आता था, वो उसका जुड़ाव था गाय से, वो गोत्र था गाय की रक्षा के लिए। वो देसी गाय की रक्षा बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा आवश्यक था। क्यों था? क्योंकि वो A2 बीटा के जीन था, वो मनुष्य के लिए था। मनुष्य के दूध में A2 बीटा के जीन होता है, जो हमें गाय से भी मिलता है। हमने उसको रिप्लेस कर दिया जर्सी से और इत्यादि जो भी हैं। जैसा मैं कह रही थी कि इसके बारे में बहुत लोगों का मानना भी है कि ये गाय नहीं है, ये इनके कुबर नहीं होते हैं, इनके गले में इनकी नाड़ियाँ नहीं होती हैं जो देसी गाय में होती हैं, जिसके कारण वो दूध हमारे लिए इतना शक्तिवर्धक होता था या इतना लाभदायक होता था, या वो हम बच्चों तक को पिलाते थे।
आज हम जो दूध पी रहे हैं या पिला रहे हैं वो टॉक्सिन है, टॉक्सिन मतलब पॉइजन, या आप अगर समझने के लिए मैं बोलूँ रैट पॉइजन समझिए, चूहे मारने की दवा समझ लीजिए। समझाने के लिए मैं कह रही हूँ कि आप कहिए कि हम आप ये सोचिए कि हम रैट पॉइजन खा रहे हैं और बच्चों को खिला रहे हैं, वो क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा। आज हम सब देख रहे हैं कि हम कितना घबराए हुए हैं, हम कितना डरे हुए हैं, सब इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, पर हमें अपने आप में अभी हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि हमने प्रकृति से खिलवाड़ किया है। इसका मतलब हमने अपनी इम्यूनिटी से खिलवाड़ किया है। तो आज हम असहाय हो गए हैं प्रकृति के सामने, आज हम बिल्कुल डर के सहमे हुए हैं। तो हमें समझना होगा कि वो गलतियां क्या की हमने, ताकि हम इसमें सुधार कर सकें। बहुत लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं, रमेश जी हैं, नमस्कार रमेश जी, आपका प्रश्न है आज के ज़माने में संभव है क्या? एग्जैक्टली क्या आपने पूछा है, संभव है, आप ज़रा बताएंगे तो मैं उस पर चर्चा कर पाऊँगी। टेल मी व्हाट टू डू। बिल्कुल जैसे मैंने कहा, गेहूँ अप्राकृतिक है, उसे हमें आप अपने घरों में पता कीजिए, जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं घरों में, गांव में, आप पता कीजिए क्या खाते थे। चारों टाइम वो चावल खाते थे, देसी चावल। चावल भी अब बहुत जेनेटिकली मॉडिफाई किया जा रहा है, IR8 वगैरह बन रहे हैं, गोल्डन राइस वगैरह। शायद इंडिया में भी गोल्डन राइस नहीं आया है, मुझे बहुत ठीक से इसके बारे में पता, पर IR8 है इंडिया में। तो ये हमें पता करना होगा कि जो हम चावल भी खा रहे हैं वो देसी खा रहे हैं। पर हमें सबसे पहले समस्या समझनी होगी कि हम जो गेहूं सुबह से रात तक खा रहे हैं, ये गेहूं खाने के लिए नहीं है, ये एक टॉक्सिन है, ये एक पॉइजन है। जो दूध हम पी रहे हैं सुबह से रात तक, वो पॉइजन है। वो जो देसी गाय का नहीं है। जो देसी गाय का दूध है, वो देसी गाय हालांकि अब मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब हाइब्रिड होते गए हैं गायें, और हाइब्रिड। हाँ बिल्कुल, मैं उसी के बारे में चर्चा कर रही हूँ, व्हाट टू डू, क्या करें हम। आप चावल आप पता कीजिए, आपके देखिए हमारे एपिजेनेटिक्स में सब इन्फॉर्मेशन है। अगर हमारे पूर्वज चारों टाइम चावल खाए हैं, शाम के नाश्ते में भी चावल खाए हैं, तो हमारा एपिजेनेटिक्स चावल के लिए बना है। अगर हमारे पूर्वज एक टाइम या 2 टाइम मरुआ खाए हैं, तो वो मरुआ के लिए बना है। गेहूँ वो खाए नहीं है, हम खा रहे हैं और बच्चों को खिला रहे हैं, वो हमारा एपिजेनेटिक्स तो बना ही नहीं है गेहूँ के लिए। आप पता कीजिए आपके पूर्वज क्या खाते थे, वो आपको बताएगा कि आपका एपिजेनेटिक्स क्या चीज़ के लिए बना है। आपका जो जीन्स है वो क्या ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग की बात होती है। हम जैसे किसी चीज़ को बार बार कुछ करते जाएं तो वो ट्रेन हो जाएगा। तो वैसे ही हमारे जीन्स ट्रेन होकर के आते हैं, आज से नहीं, लाखों सालों से वो ट्रेन हुए हैं, वो जनरेशन से ट्रेन हुए हैं, ट्रेन होते होते आए हैं। हम प्रकृति से दूर हो गए हैं, तो अब हमें समझ में नहीं आता है ये सारी बातें। लेकिन हमें वापस प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा। हमें समझना होगा कि हमारे पूर्वज जो करते थे वो क्यों करते थे और क्या करते थे। तो मेरा तो ये सुझाव ज़रूर रहेगा कि आप पता कीजिए कि आपके फैमिली में क्या खाया जाता था या आपके गांव में क्या खाया जाता था, उससे आपको एपिजेनेटिक्स का समझ में आएगा। दूध की मैं बात कर रही थी, दूध अब जहर हो गया है। जो हमारा हाइब्रिड मिल्क है या जो A1 बीटा केजीन है, अगर एक मॉलिक्यूल भी है A1 बीटा केजीन, वो हमारे लिए जहर है। या तो तो पहले तो हमें ये समझना होगा ये जहर है। तो हम नहीं अगर हम ये बोले कि रैट पॉइजन है जिसमें कैल्शियम डाला हुआ है, तो हम खा सकते हैं क्या? तो हमें समझना होगा हम नहीं खा सकते हैं, है ना। तो अब बात रही कि ठीक है, अब दूध पीना है तो कैसे हम लोग करें। तो हमें कोशिश करनी होगी कि देसी गाय का संरक्षण हो, देसी गाय वापस से हम देसी गाय
या तो गौशाला रखें, या जैसे भी हो संभव हो। आजकल बड़े बड़े शहरों में बहुत जगह हो रहा है कि लोग देसी गाय रखना शुरू किए हैं गौशाला वगैरह में, और A2 मिल करके दे रहे हैं। हालांकि हमें ये भी स्थापित करना या समझने की कोशिश करनी होगी कि वो 100% A2 है, कहीं से भी उसमें हाइब्रिड नहीं हुआ है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, अगर एक मॉलिक्यूल भी A1 बीटा कैज़ीन का आ रहा है तो वो मुश्किल है। मेरे ख्याल से तो अगर हम देखिए, आज बहुत लोग पूछ रहे हैं दूध नहीं दें, क्या करें। मेरे ख्याल से तो जैसा मैंने कहा, अगर आप ये समझिए कि ये पॉइज़न है, तो पहले तो उसको बंद करना होगा। उसके बाद हमें देखना होगा कि अब हम देसी गाय कहाँ से लाएं। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। पर सबसे पहले जैसा मैंने कहा, हमें जो हम पी रहे हैं उसको तो बिल्कुल ही बंद करना होगा, क्योंकि वो पॉइज़न है। और जैसा मैंने ग्लूटियोमॉर्फिन, ग्लियाडियोमॉर्फिन की बात की थी, उसी तरह से केजियोमॉर्फिन बनता है, जो ये अनडाइजेस्टेड रहता है केजीन हमारे बॉडी में। मॉर्फिन एक नशीला पदार्थ है। वो अगर हम रोज़ सुबह शाम उसको दे रहे हैं, अपने शरीर को दे रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, तो आप सोचिए कि क्या असर पड़ रहा है। जो हमें ज़्यादातर डेयरी कोऑपरेटिव वगैरह सब अभी A1 बीटा कैज़ीन वाला दूध ही दे रहे हैं। वाइट रेवोल्यूशन से ये हमारे यहाँ हाइब्रिड हो गई थी गायें काफ़ी, और बाहर से जो विदेशी गाय जो भी तथाकथित गायें आई, तो हमें पहले तो ये पॉइज़न बंद करना होगा। ये एक प्रश्न आया है कृष्ण कुमार रेरे जी का कि शायद बॉर्नवीटा दें या नहीं बच्चों को। देखिए, अभी मैं दूध की बात कर रही थी कि दूध को हमने प्राकृतिक बना दिया है। दूध को हमने A2 बीटा, A1 बीटा कैज़ीन, जो मनुष्य के लिए टॉक्सिन है, पॉइज़न है, जहर है, समझिए रैट पॉइज़न की तरह समझिए, समझने के लिए वो है, तो हमें वो तो बिल्कुल ही बंद करना होगा। जहाँ तक बॉर्नवीटा की बात रही, आप खुद सोचिए कि वो प्रकृति से कितना दूर है, उसमें कितने केमिकल्स हैं। आप उसके लिस्टेड इंग्रेडिएंट्स पढ़िए। हालांकि सब इंग्रेडिएंट्स लिस्टेड नहीं होते हैं, पर आप लिस्टेड इंग्रेडिएंट्स खुद पढ़ के देखिए उसमें कितने केमिकल हैं। आज हम अपने शरीर में केमिकल का मिक्सचर अपने फूड पाइप में डाल रहे हैं, अपने विंड पाइप में डाल रहे हैं, अपने शरीर के ऊपर लगा रहे हैं, अपने बालों पे लगा रहे हैं, अपने नाखून पे लगाते हैं। रात में सोते वक्त भी हम केमिकल का मिक्सचर लगा के सोते हैं अपने शरीर पे। आप ये सोचिए कि हमारा शरीर प्रकृति ने बनाया हमारे शरीर को, केमिकल ने नहीं बनाया हमारे शरीर को। हम जितना प्रकृति से दूर होते जाएंगे, आप सोचिए कि वो सिर्फ फिज़िकल इलनेस नहीं, वो मेंटल इलनेस का भी कॉज होगा, वो हमारे स्पिरिचुअल इलनेस का भी कॉज होगा। फिज़िकल हेल्थ होता है, मेंटल हेल्थ होता है, स्पिरिचुअल हेल्थ होता है। प्रचार तंत्र है, प्रसार तंत्र है, जो कहता है कि आप ये वाला शेक पीजिए, आप वो वाला ये पीजिए, तो आपका बच्चा क्या हो जाएगा। हमारे पूर्वज ये सब कुछ नहीं पीते थे, वो प्रकृति से जुड़े हुए थे, सब कुछ प्राकृतिक खाते थे। तो क्या वो मूर्ख होते थे? क्या वो बेवकूफ़ होते थे? क्या उनकी बौद्धिक क्षमता कम होती थी? अब हमें ये प्रश्न पूछने होंगे। हम अभी हमारे पास बहुत इनपुट्स आते हैं दुनिया में। आप टीवी खोलिए तो वो 1000 तरह के एडवर्टीजमेंट्स हैं, हमारे सेलिब्रिटीज़ उसको एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। वो शायद खुद ना लेते हों, मैं नहीं उसके बारे में टिप्पणी करना चाहती हूँ, लेकिन हमें अपना दिमाग लगाना होगा। हमें अपना दिमाग इतने इन्फ्लुएंसेस जो हैं उनसे हटकर हमें खुद सोचना होगा कि हम प्रकृति से कितने दूर हो रहे हैं, हम कितना अप्राकृतिक हो रहे हैं। मेरे ख्याल से इससे आपको अपने प्रश्न का उत्तर खुद मिलने लगेगा। चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, और भी ब्रांड के बारे पूछा जा रहा है, आप प्लीज़ ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांड, जो भी ब्रांड हो, आप देखिए वो खाद्य पदार्थ है या अखाद्य पदार्थ है, वो प्राकृतिक है कि अप्राकृतिक है। आपको अपना जवाब खुद ही मिल जाएगा। और हमें समझना होगा, शुड वी गो बैक टू एंशिएंट एजेस,
इसमें बैक जाने की कोई बात नहीं है। लेट्स मूव फॉरवर्ड फ्रॉम वेयर वी आर। हम लोग जिस स्थिति में हैं यहाँ से हमें आगे जाना है, हमें पीछे नहीं जाना है। आगे हमें सही रास्ते पे जाना है। हमें समझना है कि हमने गलती क्या की है, हमने क्या क्या गलतियाँ की हैं जिसके कारण आज हम डरे हुए हैं। हमारी ये हालत है कि हमें अपनी इम्यूनिटी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। आज हम आज हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम सबको ये अंदर से डर है कि वो इम्यूनिटी शायद हम में उस तरह से या उतनी नहीं है जो हमें बहुत शक्ति दे दे इससे लड़ने के लिए। तो ये देखना होगा, इसमें गोइंग बैक की कोई बात नहीं है। मैं चूँकि ये प्रश्न आया है तो मैं एक चर्चा और करना चाहूँगी इसके संदर्भ में। प्रकृति है, वो जो भी सुप्रीम पावर है उसने प्रकृति अव्यक्त है, प्रकृति अव्यक्त शक्ति की तरह बनाया। व्यक्त शक्ति है धरती माता। ये सबसे हम हैं। हमसे प्रकृति या धरती माता नहीं है। हमें समझना होगा कि प्रकृति धरती माता से हम हैं। लेकिन जब हमने भोजन प्रकृति है, जो कंद फूल या जो अनाज जो मिट्टी से जन्म ले रहा है वो सब प्रकृति है। लेकिन जब हम अपनी परिभाषाएं देने लगे और जब हमने विकास को परिभाषित करना शुरू किया, हमने पैसा बनाया। पर हमें समझना होगा कि पैसा प्रकृति ने नहीं बनाया, वो मनुष्य ने बनाया है। वो हमारी अपनी परिभाषाएं, हम चाहे जैसे गढ़ दें वो परिभाषाएं, वो हमारे ऊपर है, वो प्रकृति ने नहीं बनाया है। तो कहीं ना कहीं हमें समझना होगा कि जो परिभाषाएं हैं, जो आज जो परिभाषाएं जिसको भी हम विकास कहें या जो कहें, वो परिभाषाओं में तो कोई त्रुटि नहीं हुई है कहीं। वो वहाँ तो विकृति का जड़ वो तो नहीं है। हमें वो कहीं ना कहीं वो समझना होगा, क्योंकि जब आज हमारी ये हालत है तो आप ये सोचिए कि 1 जनरेशन 2 जनरेशन 3 जनरेशन बाद ये क्या हालत होगी। और अगर हम इसी रास्ते पे चलते रहे तो वो कितना भयावह होगा, आप ये सोच के देखिए। इसलिए इसमें गोइंग बैक की कोई बात नहीं है। ये हमें सही, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड बट ऑन द राइट पाथ। हमें आगे बढ़ना है पर सही रास्ता पर बढ़ना है। हमें सही रास्ता पहचानना है, समझना है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि काफ़ी देर हो रही है। हम अभी कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तो जैसे कि मैं बात कर रही थी, हाँ, दूध के बारे में मैंने बात किया, गेहूं के बारे में बात किया, मैंने थोड़ा प्रचार तंत्र और प्रसार तंत्र के बारे में भी बात किया था, क्योंकि हमें अब हमें अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी समझदारी से इस चीज़ों को समझना होगा, उस मापदंड पे चीज़ों को तौलना होगा, ना कि जो हमें इनपुट दिया जा रहा है। क्योंकि वो इनपुट हो सकता है स्पॉन्सर्ड हो, वो इनपुट का हो सकता है कि उसके पीछे जो भी मंशा है वो हमारे हित में नहीं है। ये हमें समझना होगा और उसके बाद हमें एक निर्णय लेना होगा। एपिजेनेटिक्स की बात मैंने की कि हमें विरासत में मिलता है एपिजेनेटिक्स। हमें विरासत में मिट्टी मिल रही है, हमें विरासत में हवा मिल रही है, हमें विरासत में पानी मिल रहा है, हमें विरासत में बीज मिल रहा है, हमें विरासत में एपिजेनेटिक्स मिल रहा है। तो हमें समझना होगा कि वो हमें विरासत मिला है, हमें वो विरासत को संजो के रखना है और आगे उसको देना है, आगे उसको संजो करके हमें अपने अगले जनरेशन को देना है, ताकि ये प्रथा चलती रहे। आज हम विरासत को पैसा समझते हैं, प्रॉपर्टी समझते हैं, इत्यादि ये सब समझते हैं, पर जो हमारी असली विरासत है, हम जो प्रकृति है, जो हवा है, जो पानी है, जो वायु है, जो मिट्टी है, जो बीज है, हम बीज की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, हमारे देसी बीज की रक्षा हम नहीं कर पा रहे हैं।
देखिए लोग ये प्रश्न आया है कि आजकल डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं अनेक तरह की न्यूट्रिशनल फूड। आप जैसा मैंने कहा कि अभी बहुत इन्फॉर्मेशन है, आपको बस सही रास्ता देखना, आपको सही रास्ता समझना है। और मेरा तो ये गुरु मंत्र है कि आप देख लीजिए ये कितना प्राकृतिक है और ये कितना अप्राकृतिक है। अगर ये अप्राकृतिक, इसमें केमिकल है, तो वो हमारे शरीर के लिए नहीं बना, वो प्रकृति ने नहीं बनाया है। जैसा मैंने कहा, हमारा शरीर हमें प्रकृति ने बनाया है। हम प्रकृति से, हमें केमिकल ने नहीं बनाया है, हम केमिकल के लिए बने भी नहीं हैं। सिर्फ हम नहीं, कोई भी जीव जंतु केमिकल के लिए नहीं बना है। सब प्रकृति है, सब कुछ प्रकृति है। उसको हम केमिकल का ओवरलोड दे रहे हैं। अभी हम दिन रात उसको केमिकल का मिक्सचर दे रहे हैं। गेहूं की खेती बिल्कुल हो रही है, पर गेहूं की खेती कम मात्रा में होती थी। जिस तरह से हम गेहूं खाते हैं आज सुबह से लेकर रात तक नहीं होती थी। जो हमारा देसी गेहूं था, दो बातें इसमें, कम होती थी, कम खाते थे। दूसरा कि वो देसी गेहूं था, अभी अप्राकृतिक जेनेटिकली मॉडिफाइड व्हीट है। जब हमारे अकाल आए थे 2 साल में, 19 आई थिंक 59, 58, 60 के आसपास, उसके बाद हमने अमेरिका से एड लिया था, यूएस एड लिया था, फूड एड लिया था। तो उस फूड एड में जेनेटिकली मॉडिफाइड व्हीट आया था हमारे यहाँ, जिसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन आज कहते हैं आज के संदर्भ में। तो वो फूड एड में ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड आया था। वो फूड एड में ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड आया था, जो ये आज लंबा लंबा गेहूं होता है। अगर आपको ध्यान हो तो शायद उतने साल पहले बहुत छोटे छोटे वो गेहूं के दाने होते थे और कलर भी बहुत डिफरेंट होता था। तो इस गेहूं, ये अप्राकृतिक गेहूं, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है। इसमें ग्लूटेन की मात्रा कहीं अधिक है। ये इसमें कहा जाता है एक जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, एक टॉक्सिक जीन है इसमें। तो टॉक्सिन है ये, हमें समझना होगा। ये टॉक्सिन है, टॉक्सिन मतलब जहर, पॉइजन, टॉक्सिन है ये। हाँ, तो जैसा कि लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बच्चा सब्ज़ी नहीं खाना चाहता है, सिर्फ पनीर खाना चाहता है, तो हम उसे खुद प्रकृति से दूर कर रहे हैं। आप अगर कोई प्रकृति में, जी हाँ, बिल्कुल गोपाल जी, वो पहले गेहूं लाल होता था, उसका कलर बहुत अलग होता था। आज का वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, अप्राकृतिक गेहूं है। हम उस बीज की रक्षा भी नहीं कर पाए जो प्राकृतिक गेहूं था। मिलता है कहीं कहीं, शायद अभी भी हो, पर हाँ, वो बहुत कम हो गया है। अब ज़्यादातर ये अप्राकृतिक गेहूं ही हो गया है। हम शायद एक चर्चा सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन पे कर सकते हैं, पर जैसे कि बहुत सारे प्रश्न भोजन पे आ रहे हैं और बच्चों पे आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा समय उस पर देना चाहूँगी कि बच्चे नहीं खाना चाह रहे हैं साग सब्जी, बहुत ही, क्योंकि हम बच्चों को खुद प्रकृति से दूर कर रहे हैं। जब हम बच्चों को अप्राकृतिक चीज़ें दिन रात खिलाएंगे, उनके शरीर पे केमिकल लगाएंगे, जो भी आप उसको नाम दीजिए, मैं ब्रांड के नाम पे नहीं, पर वो सारे ब्रांड केमिकल होते हैं, तो उसके जो टेस्ट होते हैं, उसके जो उसका शरीर केमिकल मांगने लगेगा, उसका शरीर प्रकृति से दूर होता जाएगा। तो हमें अपने बच्चों को प्राकृतिक चीज़ें देनी है, प्रकृति के पास ले जाना है, प्रकृति से दूर नहीं करना है। प्रकृति से दूर जाने का हम देख रहे हैं क्या हश्र होता है। हमें वो गलतियां ठीक करनी है। जितना हम उसको एक प्रश्न आया था कि वो पनीर खाना चाहता है, तो जैसा मैंने कहा, ग्लूटियोमॉर्फिन होता है, ग्लैडियोमॉर्फिन होता है, केजियोमॉर्फिन होता है। ये सब मॉर्फिन है, नशीले पदार्थ हैं। ये आपको एडिक्टिव करते हैं, एडिक्शन पैदा करते हैं शरीर में। तो आप उसके लिए क्रेव कीजिएगा। जैसे किसी को शराब का एडिक्शन हो गया, तो वो बिना शराब के नहीं रह पाता है, या तंबाकू का एडिक्शन हो गया, वो बिना उसके नहीं रह पाता है। वैसे ही ये चीज़ें, चूँकि हमारे शरीर में ये तो पॉइजन, ये जहर है जो शरीर में डाल रहे हैं, और शरीर उसके लिए उसमें एडिक्शन हो रहा है। तो हमें समझना होगा कि हम अपने बच्चों को एडिक्ट्स बना रहे हैं, ड्रग एडिक्ट्स बना रहे हैं। हम उनको रोज़ जहर दे रहे हैं, हम उनको रोज़
हम उनको रोज़ ये जहर दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आजकल ये प्रश्न आया है प्रकाश जी का, तो ये बिल्कुल हाँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड बिल्कुल कैंसर के पीछे भी कैंसर के पीछे भी इसकी वजह बताई जा रही है। हाँ, उसके साथ जो पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहे हैं, राउंडअप, ग्लाइफोसेट, उनको अभी बहुत बड़ा यूज़ बताया जा रहा है। यूरिया भी उसके पीछे का कारण बताया जा रहा है। मैं बच्चों के बारे थोड़ा और इस पे बात करना चाहूँगी कि पौष्टिक के तो हमें समझना होगा कि हम जहर दे रहे हैं बच्चों को। हम उन्हें जो हम गेहूं दे रहे हैं, जो दूध दे रहे हैं, ये सब मॉर्फिन बनता है शरीर में जाके, वो पचता नहीं है पूरी तरह, वो मॉर्फिन बनता है और वो बच्चों को एडिक्शन हो रहा है। इसलिए इनफैक्ट अगर आप गेहूं खाना एकदम से छोड़िएगा तो आपको विड्रॉल सिम्टम्स होने लगेंगे। आपको लगेगा कि शरीर उसके लिए क्रेव करने लगेगा। जैसे कि आप अगर शराब पीना एकदम से छोड़ दीजिए, जो बिल्कुल दिन रात पी रहा है और पीना छोड़ दे, वो क्रेव करने लगता है। तो हमें वो एक बात है ताकि हम समझ पाएँ कि हम अपने बच्चों को नशीला पदार्थ सुबह से रात तक दे रहे हैं। हम क्या खाएं, एक्सक्यूज़ मी, हमें बिल्कुल प्रकृति समझना होगा। प्राकृतिक चीज़ें खानी है। मैंने कहा दूध, गेहूं दोनों अप्राकृतिक हो। गेहूं तो हम खाते भी कम थे क्योंकि वो शरीर के लिए पचाना मुश्किल था। तीनों चारों टाइम लोग चावल खाते थे। जैसे मैंने कहा, जो मुझे बिहार से पता चला है कि वहाँ पे लोग चावल या इनफैक्ट काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि चारों टाइम चावल का नाश्ता भी, वो शाम के नाश्ते में भी चावल खाते थे, उससे बने हुए जो भी चीज़ खाते होंगे वो। और मरुआ ये जिसे हम आजकल मिलेट्स कहते हैं, मकई, हालांकि मकई भी जेनेटिकली मॉडिफाई हो रहा है। तो हमें देसी बीज, हमें देसी, इन सब का देसी ढूंढना होगा कि ये देसी कहाँ है। मतलब वो देसी, हमें अप्राकृतिक चीज़ें खानी है, हमें अप्राकृतिक चीज़ें नहीं खानी है। जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब अप्राकृतिक, वो प्रकृति ने जीन्स को मॉडिफाई नहीं किया है, वो हमने लैब में जीन्स को मॉडिफाई किया है। तो वो हमें अंतर समझना होगा कि प्रकृति ने एक बीज बनाया, हमने उसे लैब में मॉडिफाई कर दिया, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया। ऑर्गेनिक का भी कॉन्सेप्ट वही है। ऑर्गेनिक मतलब प्राकृतिक, प्रकृति से उपजा हुआ, उसमें हमने अप्राकृतिक कोई भी केमिकल नहीं डाला। अभी बहुत मुश्किल है मिलना क्योंकि हमारी खेती अप्राकृतिक हो गई है। हम प्रकृति, जैसे मैंने कहा, हमारी एक लड़ाई हो गई है प्रकृति से कि हम जैसे प्रकृति के खिलाफ एक युद्ध कर रहे हैं और शायद उसी का परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा था, कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं दोबारा कहती हूँ कि आज कमोबेश हर कोई इम्यूनिटी की बात कर रहा है, जिसे हम रोग प्रतिरोधक शक्ति या रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं। वो इम्यूनिटी क्या है? वो इम्यूनिटी एक परिणाम है। वो किस चीज़ का परिणाम है? वो जो हम सोचते हैं, जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, जो हम पहनते हैं, जो हम अपने शरीर पे लगाते हैं, जो हम सांस लेते हैं, जो हम सुगंध लेते हैं, वो जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वो सब चीज़ का परिणाम है इम्यूनिटी। और ये सब जो भी मैंने अभी यहाँ कहा, ये सब का संबंध प्रकृति से है। जितनी हमारी सोच प्राकृतिक होगी, जितनी हमारा खान पान प्राकृतिक होगा, जितना रहन सहन प्राकृतिक होगा, उतना वो हमारे इम्यूनिटी के लिए, हमारे बच्चों की इम्यूनिटी के लिए बढ़िया होगा। जितना हम प्रकृति से दूर होते जाएंगे, जितना हम अप्राकृतिक चीज़ों को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने लगेंगे, चाहे वो खाना हो, चाहे वो जिस तरह से हम खाते हैं या जिस तरह से हम सोते हैं, वो जैसे रात को जागना, दिन को सोना, ये प्रकृति ने नहीं ऐसा बनाया है। दिन में लाइट है, रात में अंधेरा है, तो प्रकृति ने कुछ सोच कर ही ऐसा किया है। तो ये सब हमारे इम्यूनिटी, ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे इम्यूनिटी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। इम्यूनिटी इन सब चीज़ों का परिणाम है। इसलिए हम कोई एक हालांकि हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि काढ़ा नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल पीना चाहिए, पर ये हमें समझना होगा कि हम सुबह से रात गेहूँ खाएंगे और अप्राकृतिक गेहूँ खाएंगे, अप्राकृतिक दूध पिएंगे, अप्राकृतिक चीनी खाएंगे और फिर काढ़ा पी लेंगे तो इम्यूनिटी हो जाएगा। ये सोच पे हमें ध्यान देना है। ये सोच में क्या त्रुटि है, क्या इसके मूल में क्या गलत है, ये समझना है। हम सिर्फ अपने साथ नहीं कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं।
और आप सोचिए कि ये हमें तो एपिजेनेटिक्स बढ़िया मिला, क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे वो फिर भी मिट्टी का खाना खाए हैं, हम तो यूरिया का खाना खा रहे हैं। तो हमने तो एपिजेनेटिक्स भी ख़राब दिया है अपने बच्चों को, और हम अपने बच्चों को और ख़राब चीज़ें दे रहे हैं। तो आगे और कितनी परेशानियां होंगी, ये हमें समझना होगा। प्रेजर्वेटिव में आपको एक प्रश्न आया है, क्या प्रेजर्वेटिव फूड खाना चाहिए? आप खुद सोच लीजिए वो प्रेजर्वेटिव क्या है। वो केमिकल है, नेचुरल है, प्राकृतिक है, अप्राकृतिक है। हमें प्रकृति से जुड़ना है। आपको अपने सवालों के जवाब खुद मिल जाएंगे। हमारा शरीर केमिकल खाने के लिए नहीं बना है। मैं एक और उदाहरण यहाँ लेना चाहती हूँ। जैसे नमक, हम जो भी हम आज नमक खाते हैं उसमें आप ध्यान अगर देंगे तो वो प्राकृतिक नमक को लिया जाता है, उसको केमिकली प्रोसेस किया जाता है, उसको ब्लीच किया जाता है ताकि वो बिल्कुल सफ़ेद दिखे। आप सोचिए ब्लीच क्या होता है, आपके रंगीन कपड़े को सफ़ेद कर देता है। सोचिए वो ब्लीच है, क्या आप वो ब्लीच खाना पसंद करेंगे? क्या अपने बच्चों को ब्लीच देंगे? उसमें एक एंटी केकिंग एजेंट E564 शायद है, वो एक साइनाइड है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड साइनाइड है, जिसे हम रोज़ खा रहे हैं, सुबह से रात खा रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं। आप अपने सॉल्ट का पैकेट लीजिए और उसके पीछे के इंग्रेडिएंट्स को पढ़िए, उसमें एडिबल सॉल्ट होगा और ये सारी चीज़ें होंगी। आप उसका प्रोसेसिंग देखिए, वो प्राकृतिक चीज़ को लिया जाता है, उसको अप्राकृतिक तरीके से सफ़ेद किया जाता है, उसको फ्री फ्लोइंग बनाया जाता है अप्राकृतिक तरीके से केमिकल डाल करके। उसको ऑलमोस्ट 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतने हाई टेम्परेचर पे उसको प्रोसेस किया जाता है, और फिर वो हम उसको खाद्य समझ के खा रहे हैं और अपने बच्चों को खिला रहे हैं। आप खुद सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम सेंधा नमक खाते थे, उसको सिल लोढ़ा पे पाउडर बना करके हम सेंधा नमक खाते थे, वो प्राकृतिक नमक था। उसको हम केमिकली या फिज़िकली मतलब हाँ उसको हम पाउडर बनाते थे, पर हाई टेम्परेचर पे 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट पे नहीं बनाते थे, हम हाथ से सिल लोढ़ा पे उसको पाउडर बनाते थे। तो हमें समझना होगा कि हमने क्या खिलवाड़ किया है अपने साथ। हमने वो प्राकृतिक नमक को लिया है, उसको कितना अप्राकृतिक, सिर्फ अप्राकृतिक नहीं बल्कि कितना अप्राकृतिक, उसमें ना सिर्फ ब्लीचिंग डाला है, ब्लीचिंग एजेंट डाला है, पर उसमें हमने साइनाइड तक उसमें डाल दिया है और हम वो आज खा रहे हैं। एक प्रश्न आया है, हाँ ये बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है। होटल्स में सिर्फ प्रिजर्वेटिव्स एंड कुक फूड ही होता है? जी हाँ बिल्कुल। होटल हमारे होटल भी एक तरह से ये विकास की जो हमने अपनी मनगढ़ंत परिभाषाएं गढ़ी, उसमें ये होटल आया। ये होटल का कॉन्सेप्ट नहीं था। हमें ये समझना होगा ये विकास है या क्या है, ये हमें समझना होगा। होटल एक व्यवसाय है, वो फ़ायदा देख रहा है, वो आपका स्वास्थ्य नहीं देख रहा है, आपके बच्चों का स्वास्थ्य नहीं देख रहा है। हमें ये बात समझनी होगी इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हमने विकास की बात की, हमने कहा कि हम अगर अपने जन्मदिन होटल में मनाते हैं तो हम विकसित हैं, और घर में अगर मनाते हैं तो हम अविकसित हैं। ये हमें सोचना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। आज तो हम यहाँ तक हो गया है कि ऑलमोस्ट हर दिन आजकल लोग कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। अब तो होम डिलीवरी होता है, और जो भी ये हो गई हैं, आप इनको सुविधा कहिए जो कहिए, ये सब परिभाषाएं हमारी गढ़ी हुई हैं। हमें उन्हें क्वेश्चन करना होगा कि ये परिभाषाएं कहाँ तक ठीक है। एक प्रश्न आया था गुड़ के बारे में, मीठा के बारे में। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक टाइम पे बहुत सारे मुहावरे कहावतें होती हैं जिसमें शक्कर बोला जाता है। वो शक्कर क्या था? गुड़ शक्कर होता था। गुड़ का शक्कर बनाते थे, गुड़ को ही थोड़ा पाउडर करते थे, वो गुड़ शक्कर होता था। हमने अपनी परिभाषाएं बदली, हमने विकास किया और हमने चीनी को शक्कर बना दिया। चीनी आप फिर देखिए कितना अप्राकृतिक है। हम वो उसमें केमिकली प्रोसेस करते हैं, फिज़िकली उसको प्रोसेस करते हैं, उसको भी फिर सफ़ेद किया जाता है। आप खुद सोचिए कि उसको कितना उसमें ब्लीचिंग एजेंट डाला जाता होगा सफ़ेद करने के लिए।
और फिर हम उसे आज बहुत चाव से खाते हैं। हर ऑलमोस्ट हर मील में हम मीठा रखना चाहते हैं और अपने बच्चों को और भी ज़्यादा चाव से खिलाते हैं। तो हम बच्चों को खुद ही प्रकृति से दूर कर रहे हैं, खुद ही उनमें केमिकल्स डाल रहे हैं, और फिर हम कहते हैं कि वो बीमार पड़ रहे हैं, उन्हें सर्दी ज़्यादा हो रही है, बुखार ज़्यादा हो रहा है, या बच्चे चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो रहा है, या बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं, या बहुत तरह की आजकल की जो आम कंप्लेंट्स होते हैं लोगों की, पर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम बच्चों को खुद प्रकृति से कितना दूर कर रहे हैं, और उनमें हम दिन रात सुबह शाम इतना केमिकल डाल रहे हैं कि उनका शरीर क्या दिमाग भी नहीं ठीक से चल पाए, या जो सही रास्ता है उस पर सोच पाए। ये सारी बातें हमें कहीं ना कहीं समझनी होगी। जो प्राकृतिक मीठा प्राकृतिक है, मध है, हनी है जिसको हनी कहते हैं, मध कहते हैं, शहद कहते हैं, गुड़ है, गन्ने का जूस है, गन्ना है, ईख जिसे हम ईख कहते हैं, ऊख कहते हैं, ये सब प्राकृतिक है। आप प्राकृतिक चीज़, आपको मीठा देना है, आप प्राकृतिक दीजिए। जो चावल होता है उसमें खुद मिठास होती है। तो ऐसा नहीं है कि हमें चीनी हमें समझना होगा कि प्रकृति ने चीनी को नहीं बनाया है, हमने उसे बहुत बहुत ही अप्राकृतिक ढंग से हम चीनी बना रहे हैं। तो और वो भी हम क्या कहते हैं, हम जो अप्राकृतिक दूध है उसमें चीनी डाल के मीठा बनाते हैं, जो अप्राकृतिक गेहूं है उसमें चीनी डाल करके मीठा बनाते हैं, जो भी बनाते हैं हम अपना, और बहुत चाव से खुद खाते हैं और अपने बच्चों को खिला रहे हैं। और फिर हम सोचेंगे कि हम वो 1 कप काढ़ा पी लेंगे और हमारा इम्यूनिटी बढ़ जाएगा। तो ये हमें समझना होगा कि हम इतनी बड़ी गलतियां कर रहे हैं, और फिर हम कहते हैं कि नहीं, वो जैसे पाप करके गंगा नहा लिया। वो हमें वो समझना होगा कि हर चीज़ जो हम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, हर चीज़ का परिणाम है इम्यूनिटी। तो ये सिर्फ कोई एक चीज़ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि हम दिन में पालक का साग खा लेंगे और रात में हम वो अप्राकृतिक दूध और अप्राकृतिक चीनी से बना खीर खा लेंगे तो हमारा इम्यूनिटी अच्छा हो जाएगा। ये हमें समझना होगा। एक प्रश्न आया, बिना यूरिया के खेती नहीं हो सकती है क्या? होती थी बिल्कुल। अभी यूरिया कब से शुरू हुआ? यूरिया, ये ग्रीन रेवोल्यूशन, मेरे ख्याल से हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में और विस्तृत चर्चा कर सकते हैं कभी और। शायद ये ग्रीन रेवोल्यूशन से यूरिया और पेस्टिसाइड और ग्लाइफोसेट और राउंडअप जो हम अब इतने मात्रा में यूज़ कर रहे हैं, ये ग्रीन रेवोल्यूशन से शुरू हुआ है। तो उसके पहले तो होती थी। हमें समझना होगा क्यों वो बंद हो गई और क्यों आज हम इस पे करें। इस पे भी हम एक विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। ऑर्गेनिक हाँ मिलना मुश्किल होता है, पर जितना हो सके हम अपनी जो अप्राकृतिक चीज़ें हैं उनको कम करें। कम से कम जैसे मैंने कहा, गेहूँ वो तो बिल्कुल अप्राकृतिक है, दूध जो बिल्कुल अप्राकृतिक है, चीनी बिल्कुल अप्राकृतिक है, ये अप्राकृतिक नमक जो हम खा रहे हैं, अप्राकृतिक तेल वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड जिसको हम कहते हैं, और टीवी पे आजकल प्रचार आता है, कुछ सालों से आ रहा है, जो हम पहले जिसको हम कहते थे आजकल कोल्ड प्रेस कहते हैं, वो जो भी पेराया हुआ तेल होता था वो खाते थे, उसके जगह अब हम ये रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं जो अप्राकृतिक है, क्योंकि उसको हमने केमिकल से उसको एक तरह से साफ़ किया है और बहुत हाई टेम्परेचर पे उसको प्रोसेस किया है। तो हमें वो समझना होगा कि वो हमारे लिए कितना नुकसानदायक है, वो उसके कारण कितनी सारी परेशानियां हो रही हैं। ये बिल्कुल ये ऐसा नहीं है। हमने एक दौड़ शुरू कर दी है प्रकृति के खिलाफ, बिल्कुल एक लड़ाई शुरू कर दी है। हमें समझना होगा ये एक दिन में हम अपने आप को नहीं बदल पाएंगे, या एक दिन में हम अपने खाने पीने के तरीके को नहीं बदल पाएंगे, रहने सहने के तरीके को नहीं बदल पाएंगे, लेकिन हमें वो छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेने होंगे ताकि एक दिन हम खुद प्रकृति से जुड़ पाए और अपने बच्चों को जोड़ पाए प्रकृति से, और आने वाली पीढ़ियों को जोड़ पाए, ना कि और दूर कर दें। आप खुद देखिए वो प्रकृति से जो दुराव हुआ है उसका क्या फल है। आज हम सब अपने घरों में हैं, डर के बैठे हुए हैं, हमें बिल्कुल अपनी इम्यूनिटी पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा है। लेकिन आप
लेकिन हम सब जब ये छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेंगे तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा बदलाव हम ला सकते हैं, ना सिर्फ अपने हेल्थ पर पूरे समाज के सोच पर, पूरे समाज के हेल्थ पे। जैसे मैंने कहा, हम जो खा रहे हैं, हम जो पी रहे हैं, हम जिस तरह रह रहे हैं, वो सिर्फ हमारा फिज़िकल हेल्थ नहीं डिसाइड कर रहा है, वो हमारा मेंटल हेल्थ, वो हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ, हमारा वो ओवरऑल हेल्थ डिसाइड कर रहा है, वो हमारा ओवरऑल हेल्थ जो है उसको अफेक्ट कर रहा है। तो जब हम ये छोटे छोटे बदलाव और हम अपने आसपास ये छोटे छोटे बदलाव ला पाएंगे, तो ये सोचिए कि कितना ज़्यादा बदलाव होगा पूरे समाज के लिए। पर शुरुआत हम अपने आप से कर सकते हैं, अपने घर से कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों से कर सकते हैं, अपने दोस्तों से कर सकते हैं, अपने जान पहचान वालों से कर सकते हैं। हम सब अगर ये शुरुआत करें, हम सब अगर ये छोटे छोटे कदम लें, तो मेरे ख्याल से एक ना एक दिन ये पूरे समाज के लिए एक बहुत सही दिशा हो जाएगी, जब हम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ेंगे। जैसा मैंने कहा, हम बहुत दूर आ गए हैं प्रकृति से। इस लड़ाई में हम ऑलमोस्ट प्रकृति पर फतह करना चाह रहे हो, जैसे इतने दूर आ गए हैं हम। और आज हमें प्रकृति बता रही है कि हम कितने असहाय हैं प्रकृति के सामने। पर हम इतने दूर आ गए हैं तो वापस जाने में टाइम लगेगा, लेकिन हम ये छोटे छोटे कदम लेंगे तो बिल्कुल एक ना एक दिन हम वापस उस प्रकृति से जुड़ पाएंगे जिससे हम बने हैं और जिससे हम इतनी दूर आ गए हैं। बिल्कुल। तो ये जो ये पहल है, ये बस एक जागरूकता लाने के लिए है, ये एक संदेश देने के लिए है। हमारे पास अभी बहुत इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है, पर हम कहीं ना कहीं समझदारी से दूर हो रहे हैं। तो वापस हमें उस समझदारी को समझना होगा जिससे हम इतने दूर हो गए हैं। अच्छा, ये एक प्रश्न आया, बच्चे आजकल ज़्यादा उद्दंड होते जा रहे हैं, क्यों? बिल्कुल, यही मैंने कहा, ये जो हम अभी बच्चों के शरीर में ये केमिकल मिक्सचर डाल रहे हैं इन वेरियस फॉर्म्स, बहुत अनेक तरीके से डाल रहे हैं। उसके फूड पाइप से डाल रहे हैं, उसके विंड पाइप से डाल रहे हैं, उसका जो स्किन होता है हमारा, वो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, जो स्किन से हमारे स्किन से डायरेक्टली हमारा केमिकल जा रहा है ब्लड में। जो हम अपने बालों पे डाल रहे हैं, जो हम अपने नाखून पे लगा रहे हैं, वो सबसे डायरेक्टली जा रहा है हमारे शरीर पे। तो वो इतना केमिकल हम डाल रहे हैं अभी बच्चों के अंदर कि सिर्फ उनका फिज़िकल हेल्थ नहीं, उनका मेंटल हेल्थ, उनका स्पिरिचुअल हेल्थ, उनके सोचने का तरीका चेंज होता जा रहा है। मैं एक उदाहरण दूंगी जो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है वो उदाहरण देने में, हालांकि मैं वो बहुत बार वो उदाहरण देती हूँ ताकि लोग समझ पाएँ कि ये समाज हमारा कहाँ जा रहा है। जब मैं थोड़ी छोटी थी तो मैं रेप के इंसिडेंट्स पढ़ती थी पेपर में। यदा कदा फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं होती थी। आज वो फ्रीक्वेंसी भी बहुत बढ़ गई है, और वो जिसको मैं हीनियसनेस ऑफ दैट इंसिडेंट कहती हूँ, वो इतना ज़्यादा भयावह हो गया है कि सोच के भी रूह कांप जाती है जब ये पढ़ने में आता है कि 3 महीने के बच्चे के साथ रेप हुआ है। आप ये सोचिए कि ये समाज की सोचने की शक्ति कहाँ जा रही है। हम क्या कर रहे हैं? हम केमिकल का ऐसा मिक्सचर डाल रहे हैं लोगों के अंदर कि वो अपने सोचने की शक्ति बिल्कुल खोते जा रहे हैं। वो इतना विकृत होता जा रहा है सोचने और समझने की शक्ति कि वो बहुत बहुत भयानक वो सिचुएशन बन रहा है, और हमें समय रहते उसको सुधारने की ज़रूरत है। हमें समझना होगा वो बच्चे हैं, उनमें हम इतना केमिकल नहीं डाल सकते, ये बना ही नहीं है। वो बच्चे वो इतने उनके शरीर में ताकत ही नहीं होती कि उतना केमिकल निकाल लें अपने शरीर से। उनके अंदर हम इतना केमिकल नहीं डाल सकते। लोगों की मानसिकता कैसे बदली जा सकती है? हम सब कोशिश करें, हम सब अपने रोज़ के खाने से, पीने से, पहनने से, शरीर पे लगाने से एक केमिकल को हटाने की कोशिश करें। धीरे धीरे वो हम प्रकृति से जुड़ना शुरू करें, तो धीरे धीरे एक दिन वो आएगा जब हम सब समझ पाएंगे कि हम प्रकृति का हिस्सा हैं, प्रकृति कैसे चलती है, हम क्या गलत कर रहे हैं, हमारी सोच इतनी विकृत क्यों होते जा रही है। आखिर इतना केमिकल हमारा शरीर बर्दाश्त करने के लिए नहीं बना है, और ये सिर्फ शरीर नहीं है, ये मन को भी इसका असर हो रहा है। और फिर हम उसको अलग अलग फॉर्म्स में देखते हैं, अपने बच्चों में, बड़ों में। और जैसा मैंने कहा, वो हीनियसनेस ऑफ क्राइम बढ़ता जा रहा है। आप ये समाज के लिए सोचने का विषय है कि ये समाज कहाँ जा रहा है।
ये किसी ने बोला था कि हम वापस चले जाएं एंशिएंट एज। ये वापस जाने की बात नहीं है। वी हैव टू मूव फॉरवर्ड बट ऑन द राइट पाथ। हमें आगे जाना है पर सही रास्ते पे जाना है। जो गलत हो रहा है उसको सही करना है। बच्चों के बिगड़ने में, जी हाँ बिल्कुल, हम जो सोच रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, हम जो कह रहे हैं, अगर दिन भर हम टीवी पे सीरियल चला रहे हैं, न्यूज़ चला रहे हैं जो जिसमें लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो वो बच्चों का हेल्थ उससे बन रहा है, वो उसका इम्यूनिटी उससे बन रहा है, उसका डेवलपमेंट वैसा हो रहा है। वो भी एक पॉइजन है, वो भी एक टॉक्सिन है जो हम बच्चों को इस फॉर्म में दे रहे हैं। हम बहुत सारे फॉर्म्स में टॉक्सिन आजकल दे रहे हैं बच्चों को, या मोबाइल पे वो क्या देख रहे हैं वो सब हमें देखना होगा। आज बहुत तरह के टॉक्सिन से हम बच्चों को बम्बार्ड कर रहे हैं, तो हमें वो समझना होगा। फैमिली में वातावरण पहले जैसा नहीं रहा है। वो वातावरण चेंज हो रहा है जिसका असर बच्चों पे पड़ रहा है। वो वातावरण क्यों बदल रहा है? हमारे सोचने की शक्ति, हमारे सोचने का तरीका बदल रहा है। वो देखना होगा क्यों बदल रहा है। हम इतना केमिकल डाल रहे हैं, इतना टॉक्सिन डाल रहे हैं कि हमारा मस्तिष्क सोच नहीं पा रहा है जैसा उसको सोचना चाहिए, जैसा प्राकृतिक तरीके से उसको सोचना चाहिए। प्रकृति ने बनाया है तो वो प्राकृतिक तरीके से सोचेगा, पर हम उस तुल गए हैं कि उसको अप्राकृतिक सोच बनाए या अप्राकृतिक तरीके से ही सोचे। तो वो देखना होगा। तो फिर उसका एक इफ़ेक्ट होने लगता है। उसका इफ़ेक्ट सिर्फ फैमिली पे नहीं होगा, उसका इफ़ेक्ट बच्चों पे होगा, आगे वाले जनरेशन्स पे होगा, फिर वो समाज पे उसका इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि ये बच्चे ही जाके आके समाज बनाते हैं। तो या हमसे आज के दिन में हमसे समाज बन रहा है। अगर हमारी सोच विकृत हो रही है तो समाज की सोच विकृत हो रही है। तो हमें सोचना होगा कि हम क्या कर रहे हैं अपने साथ। सुबह से रात तक हम गेहूं खा रहे हैं, सुबह से रात तक हम वो अप्राकृतिक दूध पी रहे हैं, सुबह से रात तक हम अप्राकृतिक चीनी खा रहे हैं, सुबह से रात तक हम अप्राकृतिक नमक खा रहे हैं, सुबह से रात तक हम अप्राकृतिक तेल खा रहे हैं। तो इसका परिणाम भी अप्राकृतिक ही होगा। प्राकृतिक तो हो ही नहीं सकता है। लोगों की मानसिकता कैसी बदली जा सकती है? आप बिल्कुल कोशिश कीजिए, जितना आप अपनी हम अपने से शुरुआत कर सकते हैं। हम अपने लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस कर सकते हैं। तो धीरे धीरे वो परिवार में वो चेंजेस होने लगते हैं और लोग भी आपसे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। फिर वो भी अपना शोध करेंगे, वो भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है और क्या गलत हो रहा है। आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है। अभी जैसे बच्चों को सर्दी खांसी होना, बुखार होना, या बच्चों का चिड़चिड़ा होना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, तो जनरली पेरेंट्स कोशिश करेंगे कि समझने की क्या करना है, नहीं करना है, क्यों दिक्कत हो रही है। तो आप कोशिश कीजिए कि और लोग भी जागरूक हों और वो अपनी यात्रा शुरू करें, वापस प्रकृति से जुड़ने की यात्रा। हमने जो उसके खिलाफ की यात्रा शुरू की है, उसको हमें कहीं ना कहीं समझना होगा और वापस वो समझना होगा कि प्रकृति क्या है, प्राकृतिक क्या है, और हमें वो उससे जुड़ना होगा। मेरे ख्याल से समय पूरा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इससे जुड़ने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि ये आपके लिए लाभदायक रहा हो। कुछ बहुत अच्छे प्रश्न आए जिससे शायद सबको लाभ हुआ हो। चर्चा में जो भी भाग ले रहे थे उन सबको इससे लाभ हुआ हो। बच्चों के बारे काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं, खेती के बारे भी प्रश्न आए हैं। हम शायद बाद में फिर इन पे चर्चा कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।